संक्षिप्त रूपरेखा के लिए इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इस कार्यक्रम के जो स्वरूप है उसके बारे में। और इससे पहले हम इसकी जो पिछली कड़ियाँ है पूरी उनको जोड़ते हुए मैं उनको जोड़ने के लिए मैं प्रोफेसर देवेंद्र चौबे से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। कि किसी न किसी बहाने हम बार बार भारत के उन मुद्दों पर या मसलों पर विचार कर रहे हैं जिनका गहरा संबंध गांव और गांव की जिंदगी के साथ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि रंगश्री और क्रिएटिव हिस्ट्री इतिहास ट्रस्ट लंबे समय से इस काम में लगी हुई है। और मुझे याद है कि 2010 में जब हमने पहली बार बक्सर में यह कार्यक्रम किया था, तो एक अलग तरह का माहौल बना था कि हम गांव के इतिहास को कैसे समझें। और उसमें पटना से प्रेम कुमार मणि आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था। और वहाँ के जो बक्सर के लोग थे, कुमार नयन या दीपक कुमार राय या फिर शशांक शेखर, ऐसे बहुत सारे बक्सर के जो गांव के रहने वाले लोग थे, लक्ष्मीकांत मुकुल, साबित रोहतासवी थे या फिर मोहम्मद शफी थे, ये सबने मिल करके एक तरह से उस समय पहली बार ये धारणा हमारे सामने आई थी कि हम वहां बैठ करके बक्सर में जो 1764 के युद्ध के लिए मशहूर रहा है, हम गांव पर विचार कर रहे थे। मुझे बार बार लगता है कि जो सारी बातें जो है गांव को लेकर के, उसके बाद लगातार 2013 में दूसरा कार्यक्रम हुआ, फिर 2014 में जब बक्सर युद्ध का 250 साल पूरा हो रहा था, तो उसी गांव में कार्यक्रम हुआ। फिर उसके अगले दिन बक्सर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें उस गांव से परवेज आलम उसमें हिस्सा लिए। कथकौली जो गांव है, जो एक तरह से डोमेन एरिया रहा है 64 के युद्ध का, जहां पर वो पूरा बहुत बड़ा मैदान है, जिसे रौजा रौजा भी कहते हैं उसको, जहां पर वार हुआ था उस पूरे दौर में। तो कहीं ना कहीं उसके जरिए एक तरह से मतलब उसको समझने की कोशिश है। उसके बाद लगातार क्रिएटिव हिस्ट्री, रंगसरी और प्रतिश्रुति मिल करके इस कार्यक्रम को करते रहे। 15 में, 16 में और 17 में जा करके उधर के एक तरह से 4 जगहों पर यह कार्यक्रम हुआ। पहला अहिरौली में हुआ, जो एक तरह से माइथोलॉजी के लेवल पर या भारत की जो दार्शनिक परंपराएं हैं उसका जिनका उदय गांव में हुआ था, जो गौतम ऋषि से गहरा संबंध है। आज भी वहाँ पंचकोसी मेला लगता है, जिस पर काफी लोग चर्चा होती है, काफी बातचीत होती है। दूसरा कार्यक्रम चौसा में हुआ था, जो 1539 में शेर शाह सूरी हुमायूं के लिए मशहूर गांव रहा है। और वहां पर गांव के लोग ने बैठ करके, गांव के लोग भी थे, बाहर से भी आए थे, बैठ करके गांव के या चौसा के इतिहास पर काफी बातचीत हुई। तीसरे दिन का कार्यक्रम जो 2017 का था, जो इतिहास के 100 वर्ष के नाम से हुआ था, वह कथकौली में हुआ था, जहां पर परवेज आलम और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। और उसके बहाने उन्होंने एक तरह से 1764 के गांव पर वहां के उस युद्ध पर बातचीत हुई थी। और उस बातचीत के बहाने और उस क्षेत्र का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो सोशल हिस्ट्री है, उसको समझने की कोशिश हुई थी। और आखिरी में बक्सर में कार्यक्रम हुआ था, चरित्र वन में हुआ था आखिरी दिन कार्यक्रम, जिसमें बिहार के में रहने वाले बहुत बड़े इतिहासकार ब्रज कुमार पांडे और दीपक राय, और रांची यूनिवर्सिटी में हिंदी के जो बहुत अच्छे आलोचक है, जिन्होंने 1857 पर काफी गहरा काम किया है, प्रोफेसर अरुण कुमार ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और काफी लंबी बातचीत हुई। और इस तरह लगातार 2018 में भी ताशकंद में यह व्याख्यान हुआ और बक्सर में भी कार्यक्रम हुआ। और पिछले साल 2019 में 1857 का एक बड़ा केंद्र जो है जगदीशपुर, जहाँ के योद्धा कुंवर सिंह एक तरह से बड़े मशहूर योद्धा थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। और एक तरह से उस कार्यक्रम के बहाने हमने जगदीशपुर के आसपास के इलाके को घुमा फिरा और वहां के लोगों से बातचीत हुई। और तब लगा कि इतिहास कितना जीवित होता है, जीवंत होता है, जिसे हम लाइव हिस्ट्री कहते हैं। उसको देखने के लिए मुझे बार बार लगता है गांव में जाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब इस साल यह कार्यक्रम की बातचीत हो रही थी, तो एक बहुत अच्छे अध्येता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, आशीष पांडे। हमें नहीं पता था कि मंगल पांडे के परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि इस बार कार्यक्रम हमारे गांव में हो तो एक अच्छा आयोजन होगा, जिसमें गांव के लोग जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से। और तब हमने तय किया था पिछले साल कि इस वर्ष 7 और 8 नवंबर 2020 को यह कार्यक्रम जो होगा, 8वां क्रिएटिव हिस्ट्री एनुअल कॉन्फ्रेंस, एक तरह से बलिया में जो नगवा गांव है, जिस जहाँ के रहने वाले मंगल पांडे थे, 1857 के था, वहां पर एक कार्यक्रम होगा। और फिर धीरे धीरे एक तरह से पूरा ताना बाना बनते रहा। लेकिन इसी बीच कोरोना महामारी आई और फिर हमारी सारी योजनाएं धीरे धीरे मतलब एक अलग रूप लेती गई। और थैंक्स आप लोग का, प्रदीप का भी और गणपत जी का भी और उज्जवल आलोक भी हमारे दूसरे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मधुलिका बेन पटेल भी है और संजय कुमार भी हैं। और सबने मिल करके यह कहा कि हम लोग इसको गूगल मीट के ऐप पर ही करें इस कार्यक्रम को, और ऑनलाइन ही कार्यक्रम उसी तय दिन के अनुसार ही किया जाए।
तो इस बार हम सबका कार्यक्रम 7-8 नवंबर को नगवा से एक तरह से हमारा डोमेन एरिया प्लेस वही है, वहीं से होने जा रहे हैं, जिसको कोऑर्डिनेट आशीष पांडे कर रहे हैं। वहां से काफी लोग इस बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मुझे बार बार लगता है कि गांव के इतिहास पर बात करना इसलिए जरूरी है कि गांव के इतिहास पर बात करने का मतलब है कि अभी तक जो पूरा इतिहास का जो मामला रहा है, हम लोग बार बार कहते हैं कि इतिहास हमेशा मुख्य धारा के का जो नेतृत्व रहा है उसको लेकर के लिखा जाते रहा है, चाहे बड़े राजा हो, सम्राट हो, नवाब हो। लेकिन जो भारत के जो गांव है, जहां से एक तरह से सिपाही आते थे या फौज में शामिल होने वाले लोग आते थे, अब कहीं ना कहीं वो इतिहास से आज भी बाहर हैं। और इसीलिए हमें बार बार लगा कि हम इस इतिहास को दोबारा समझने की कोशिश करें। और मेरा गांव मेरा इतिहास का ये जो पूरी सीरीज है, इसके जरिए इसी चीज को समझने की कोशिश हो रही है। आप गौर करेंगे कि पिछले 8-10 साल में हमने जो पूरा कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम का एक हमने एंथोलॉजी भी तैयार किया है, और जल्दी ही ग्रामीण इतिहास के नाम से वो किताब छपेगी। और उस किताब में कहिए कि इस बीच जितने लोग ने पार्टिसिपेट किया गांव के इतिहास में इस पूरे कार्यक्रम में पिछले 7 वर्षों में, उनके लेख इसमें शामिल हैं। और थोड़ी सी मैं परिकल्पना बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमने कोशिश किया कि एक हिस्सा किताब का जो खंड हो, पहला हिस्सा हो, वो गांव के इतिहास को कैसे लिखा जाए उसकी थ्योरी पर बातचीत हम करें। दूसरा हिस्सा में हमने एक लोकल डोमेन एरिया को चुना। इस बार पहले वॉल्यूम में बक्सर के इतिहास पर फोकस एरिया होगा, और तीसरा खंड भारत के गांव पर है। और उसमें 2 लेख पश्चिम भारत के गांव पर है, 2 लेख आपके उत्तर भारत के गांव पर है, 2 लेख पूर्वी भारत के गांव पर है, और इसी तरह से 2 लेख दक्षिण भारत के गांव पर है। इसका जो अगला हिस्सा है, जो चौथा हिस्सा हम लोग कहते हैं इसमें, कि ग्रामीण इतिहास के वैश्विक संदर्भ पर है। और इसमें हमारी योजना थी कि जो पूरी दुनिया का जो 5 कॉन्टिनेंट है, वहां से एक एक लेख इस पूरी किताब में आए। लेकिन संयोगवश ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी एशिया से 2 लेख हमारे पास आए, चीन से वांगली का लेख आया, और जापान से हीरो का नाका का आया। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मतलब देवीनाथ छबर ने मॉरिशस के गांव को लेकर लेख लिखा। तो कहीं ना कहीं ये सारी सक्रियताएं हमने देखी गांव के इतिहास के बहाने, कि यह इतिहास की जो एक प्रक्रिया है, जहां पर अभी डॉक्टर गणपत ठीक ही बता रहे थे कि कई बार जो गांव का जो लोकल एरिया होता है, जो गांव शहर से बहुत दूर होते हैं, और वहां पर सीधी पकड़ मतलब जो सत्ता होती है उसकी नहीं होती है। और इसीलिए हो सकता है कि भारत के अधिकांश गांव में सीधी अंग्रेजों के साथ सीधा रिश्ता नहीं रहा हो। लेकिन जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का गहरा प्रभाव ग्रामीण जीवन पर भी पड़ा है, जिसको समझने की कोशिश 1948 के बाद ग्रामसी के प्रभाव में, या फिर बाद में सबल्टन इतिहासकारों ने जिसको समझने की कोशिश की, रंजीत गुहा हो या ज्ञानेंद्र पांडे हो, शाहिद अमीन जैसे इतिहासकार हो, इन्होंने एक तरह से अपने पूरे इस काम को में उसी समुदाय को शामिल किया जिसे हम वंचित समाज का कहते हैं। ठीक है, मुख्य धारा का इतिहास भी रहा, लेकिन यह इतिहास पूरा वह था कि जो एक तरह से इतिहास के पात्र हैं और जो एक तरह से नीचे के पात्र हैं, उनके नजरिए से हम इतिहास को पूरा देखने की कोशिश करें। मजदूरों की निगाह से देखें, किसानों की निगाह से देखें, जो मार्जिनल जो फार्मर हैं उनके निगाह से देखें। तो हमारी भी कोशिश इस पूरी प्रक्रिया में है कि इसी तरह से हम इतिहास को नए सिरे से सोचें। लेकिन अगर हम जब ग्रामीण इतिहास की बात करते हैं, तो उसके पीछे हमारा तर्क यह है कि ग्रामीण इतिहास सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं होगी। यहाँ पर गांव की संस्कृति भी इतिहास लेखन का हिस्सा बनेगी। यहाँ पर जो गांव में जो खेती बाड़ी होती है, जो कृषि कार्य करने के जो तरीके होते हैं, जो हल बैल या औजार होते हैं, वह भी इतिहास लेखन का हिस्सा बने। या इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जो एक तरह से आर्थिक इतिहास की तरफ भी संकेत करता है। या इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि गांव की भी पॉलिटिकल हिस्ट्री होगी, लेकिन उसका जो केंद्र होगा कि कभी किसी गांव में कोई आंदोलन हुआ हो, किसी बड़े राजनीतिज्ञ का वहां आगमन हुआ हो, जिसके चलते ऐसा हो। जैसे उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में गांव है धामी। धामी में 1942 का आंदोलन हुआ। गांव के लोगों ने वहां से या आसपास के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, और एक तरह से काफी भारी संघर्ष हुआ। इस किताब में शामिल एसआर हरनोट का लेख इसी मुद्दे पर केंद्रित है। तो हमने कोशिश किया कि ऐसे गांव को फोकस करें जिनका गहरा संबंध भारत के इतिहास से जुड़ी बड़ी घटनाओं के साथ रहा हो, जहां का कोई एक सामान्य व्यक्ति धीरे धीरे इतिहास का एक नायक बना हो, या जो संघर्ष के केंद्र में कहीं ना कहीं रहा हो। तो कहीं ना कहीं मेरा गांव मेरा इतिहास इस श्रृंखला के जरिए हम एक तरह से भारत के गांव के इतिहासों के बहाने कहीं ना कहीं हम एक तरह से इतिहास का जो दूसरा हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं कि एक इतिहास तो हमारे सामने दिखाई पड़ता है,
जो सत्ता केंद्रों का इतिहास होता है, लेकिन जो पीछे का जो इतिहास है वह हमारे सामने दिखाई पड़े। और वह इतिहास मुझे लगता है कि गांव के इतिहास पर बात करके ही, गांव में जाकर लोगों से बातचीत करके, और कई बार मुझे यह भी लगता है कि हम उसको लिखने की बजाय जो वहाँ प्रभावित लोग हैं, ठीक है, वो सामान्य आदमी है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई प्लम्बर है, कोई सफाई कर्मचारी है, लेकिन उसके जहन में भी अपने गांव, अपने क्षेत्र के इतिहास की एक धारणा होती है। तो उसको भी डॉक्यूमेंटेड करना बहुत जरूरी होता है। और इस सीरीज में हम लोग ने यह भी काम किया, किताब में भी बहुत सारे ऐसे लेख हैं जो उनकी बात को लेकर के हमारे सामने आ रहे हैं। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपनी बात में समाप्त करूंगा, और पुनः प्रदीप और डॉक्टर गणपत जी का आभार कि हम लोग ने इस छोटे से कार्यक्रम में भी गांव के इतिहास पर बात करने की कोशिश की। आप सबका धन्यवाद।